सो इफ़ यू रिमेंबर 2005 में जब ये 26 जुलाई को इतनी बारिश हुई थी दैट प्रैक्टिकली द एंटायर मुंबई सिटी हैड ड्राउंड दैट टाइम समथिंग हैड चेंज्ड। ये जो वायरसेस और ऑर्गेनिजम्स है ये म्यूटेट होते रहते हैं एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इन ऑर्गेनिजम्स पर भी प्रभाव पड़ा है। सो दे आर एक्चुअली टर्निंग मोर विरूलेंट एंड आफ्टर मे बी 10 years ये चेंज इतना हो जाता है कि टोटली नया वायरस पैदा हो जाता है कि लाइक योर कोविड-19। बहुत सारे इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट नहीं होते हैं। अर्बन एरिया आई थिंक यू सी मोर ऑफ दीज इन्फेक्शंस स्पेशली डेंगू एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन। पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिनको चिकनगुनिया के बाद न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हुआ है, चाहे वो स्लम्स में रहता हो या वो हाई राइज में रहता हो। अपनी BMW के बाहर निकलेगा तो उसके पैर पानी में जाएंगे ही। सो बिकॉज ऑफ दीज क्लाइमेट चेंजेस एंड ऑल्सो द मॉस्किटो का लाइफ इज़ प्रोलॉन्ग। तो क्योंकि मस्कीटो का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है इसलिए वो ज़्यादा लोगों को काट सकते हैं। Hello and welcome to Just Health for the People by the Experts, a public health awareness initiative by Just Look Hospital. I am Jitendra Haryan, your host for the show. दोस्तों, बरसात का मौसम आ रहा है, थोड़ी ठंडक, थोड़ा सुकून, लेकिन साथ ही कुछ हेल्थ रिस्क भी। डेंगू, मलेरिया और वाटरबोर्न इन्फेक्शंस इस सीज़न के अनवांटेड गेस्ट्स हो सकते हैं। आज के एपिसोड में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर माला के साथ मिलकर जानेंगे प्रिवेंटिव टिप्स और सिंपल हैक्स जो हम सबको सेफ रखेंगे। Dr. Mala Kaneria is a senior consultant in infectious diseases and HIV medicine with an extensive experience of over 33 years. She has the expertise in the diagnosis and management of tropical infections, multi-drug resistant bacterial infection, infections in the immunosuppressed population like BMT and solid organ transplant patients, and people living with HIV. Welcome to Just Health, Dr. Mala. थैंक यू। So, Dr. Mala, बारिश के दौरान इतने सारे इन्फेक्शंस और इलनेसेस क्यों बढ़ जाते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू और न जाने कितने। So, Mr. Harian, India is situated in the tropical region of the world. So, it's a tropical country. और ट्रॉपिकल कंट्री में होने के कारण हमारा जो मौसम रहता है बारिश का वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में US UK कंपैरिजन में काफ़ी अलग रहता है। हमारे यहाँ मई एंड या जून फर्स्ट वीक से लेकर ऑलमोस्ट सितंबर एंड या मिड अक्टूबर तक लगातार 3 या 4 महीने बारिश पड़ती है और इसके कारण हमारे यहाँ बारिश के सीज़न में बहुत सारी इन्फेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली मॉनसून रिलेटेड इन्फेक्शंस कहते हैं। इनमें टॉप 3 है मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस और डेंगू। और इसके अलावा चिकनगुनिया होता है जो फीवर विथ जॉइंट पेन्स के साथ आता है। देन फूड बोर्न इन्फेक्शंस लाइक टाइफॉइड फीवर, कोलेरा, वायरल हेपेटाइटिस ए, वायरल हेपेटाइटिस ई, और जो कॉमन कोल्ड है और वायरल रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस है वो भी बढ़ जाते हैं। और उसका कारण ये है कि मॉनसून के दिनों में बहुत बारिश पड़ती है, कई बार तो लगातार बारिश पड़ती है, फ्लडिंग होती है, रास्ते बढ़ जाते हैं। और घरों में भी जहाँ प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के नीचे प्लेट्स होते हैं, वाटर करते हैं, वहाँ पानी अक्यूमुलेट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहाँ कैन्स होते हैं, एम्प्टी टायर्स होते हैं, तो जगह जगह पानी भर जाता है। सो ये सब जो ठहरा हुआ स्टैग्नेंट वाटर रहता है उसमें मस्कीटो ब्रीडिंग के लिए आइडियल सिचुएशन होती है। सेकेंडली गार्बेज डिस्पोजल है वो भी एक प्रॉब्लम बन जाता है मॉनसून सीज़न में। जो ड्रेनेज पाइप्स है वो कभी कभार ब्लॉक हो जाते हैं और जो सुएज वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर को कंटामिनेट करता है। Correct. और कई बारी हमने देखा है कि मॉनसून में हाउस फ्लाइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो घर के अंदर अगर अनकवर्ड फूड हो या हम बाहर का खाना खाएं यानी कि सड़क का खाना जैसे कि भेलपूरी, पानी पूरी या वेजिटेबल सैंडविच जहाँ चटनी वो कंटामिनेटेड वाटर से बनी हुई होती है, तो उसके कारण हमें फूड बोर्न इन्फेक्शंस हो सकते हैं जैसे टाइफॉइड फीवर, वायरल हेपेटाइटिस ए, ई और कोलेरा। और जो कॉमन कोल्ड फ्लूज वो भी बढ़ जाते हैं क्योंकि मॉनसून में कई बार हम घर के बाहर नहीं निकल पाते हैं, फ्लड के कारण घर में ही फंस जाते हैं, स्कूल्स बंद होते हैं, ऑफिसेज बंद होते हैं, तो बहुत लोग घर में रहते हैं इन अ क्राउडेड क्रैम्प्ड एटमॉस्फेयर। इसके कारण अगर घर में किसी की एक सदस्य को सर्दी खांसी हो तो बहुत जल्दी फैलती है और ज़्यादा लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सब के कारण मॉनसून में बहुत सारी इन्फेक्शंस होते हैं, सबकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मॉनसून को हम बीमारियों का सीज़न कहते हैं। तो आपने तो हमें डरा ही दिया, क्योंकि इतने सारे डिजीज आपने बताए। जनरली हम लोग बारिश का इंतज़ार करते हैं,
तो लेट्स go further in our episode to understand how can we take precautions to stay away from all of this. बट आपने जो डिजीज़ बताए उसमें से हमें बताइए कि कौन से वेक्टर बॉर्न इलनेसेस है. सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन वेक्टर क्या होता है. वेक्टर इज़ अ कैरियर ऑफ द इन्फेक्शन. सो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस जो मानसून में होते हैं वो है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया टू अ सर्टेन एक्सटेंट. और दीज आर ट्रांसमिटेड बाय मस्कीटो. तो यह द मस्कीटो इज़ द वेक्टर, यानी कि मस्कीटो कैरीज द germs which gives rise to these infections. For example, malaria is caused by protozoa which live in the body, in the salivary gland of the mosquito. Similarly, डेंगू का वायरस या चिकनगुनिया का वायरस ये मस्कीटो के अंदर रहता है. एंड व्हेन द मस्कीटो बाइट्स अ पर्सन, तो उस बाइट के दौरान, उस ब्लड मील के दौरान वो मस्कीटो वो ऑर्गेनिज्म को, वो जंतु को वो इंसान के अंदर इंजेक्ट कर देगा. एंड देन एक लाइफ साइकिल शुरू होगी वो ऑर्गेनिज्म की इन द बॉडी ऑफ द पर्सन हु इज़ बिटन. एंड आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मे बी 4 days to 10 days वो उस इन्फेक्शन या उस बीमारी के लक्षण दिखाएगा या साइंस एंड सिम्टम्स दिखाएगा. सो दैट इज़ अ वेक्टर. नाउ मानसून में सब इन्फेक्शंस है वो मस्कीटो के कारण नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि द टॉप 3 इन्फेक्शंस दैट इज़ मलेरिया, chikungunya, dengue, they are carried by a mosquito. Therefore, it is called as mosquito borne. Okay. So, another very common infection जो मानसून में देखा जाता है वो है लेप्टोस्पायरोसिस. तो मानसून में क्योंकि फ्लडिंग होती है, सो उसके टाइम पे जो रैट्स होते हैं, रैट का जो यूरिन होता है दैट कंटेन्स दीज बैक्टीरिया कॉल लेप्टोस्पायरा विच इज़ देयर ऑन द ग्राउंड एंड द यूरिन ड्राइज अप. और जब बारिश पड़ती है और फ्लडिंग होती है तो वो बारिश का पानी रैट के यूरिन के साथ मिक्स हो जाता है एंड सो द फ्लड वाटर कंटेन्स लेप्टोस्पायरा. सो जब भी कोई इंसान उस पानी में कदम रखता है ना, अभी जब बहुत बारिश होती है, सो एवरीबडी हैज़ टू वेड थ्रू वाटर. चाहे वो स्लम्स में रहता हो या वो हाई राइज में रहता हो, अपनी BMW के बाहर निकलेगा तो उसके पैर पानी में जाएंगे ही. और जैसे ही पैर पानी में जाते हैं तो वो ऑर्गेनिजम्स, अगर पैर में कोई चीर हो या कट हो या अब्रेजन हो तो वो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ब्लड स्ट्रीम में मल्टीप्लाई करेगा, and then after an incubation period of maybe 15 days he will start showing symptoms of leptospirosis. So here the vector is the rat, and there are other infections like foodborne infections which are transmitted by flies. तो मक्खियाँ अगर अनकवर्ड खाने पे बैठती हैं, सो मक्खियों के पैरों पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड पर ट्रांसफ़र होते हैं, और अगर हम वो खाना खाएं, so therefore these are mainly called vector-borne infections, but the main vector is the mosquito which is the hero, and then we have the rat because rat के यूरिन में लेप्टोस्पायरा रहते हैं, and then we have the food borne. So that is how मानसून में ये सब इन्फेक्शंस होते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड मानसून में ये जो मॉस्किटो बॉर्न या वेक्टर बॉर्न जो डिजीजेज होते हैं उसका ट्रांसमिशन कैसे बढ़ जाता है? What are the key causes? So monsoon is the ideal season for proliferation of mosquito. This is the prime time for mosquitoes. इसका कारण ये है कि मानसून में सब जगह पे स्टैगनेंट पानी होता है, क्योंकि कभी कभी तो इतनी बारिश पड़ती है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है. सो पानी अक्यूमुलेट होता है. घरों में जिनकी बहुत बड़ी बालकनीज़ हैं, हम प्लांट्स लगाते हैं, तो प्लांट के नीचे जो हम प्लेट रखते हैं उसमें पानी अक्यूमुलेट होता है. देन अगर हम उस प्लेट को एम्प्टी भी करें तो कभी कभार बारिश का पानी अंदर आता है तो वापस वो भर जाते हैं. दूसरा, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, सपोजिंग किसी की बिल्डिंग में गैराज है, उसके अंदर कोई एम्प्टी टायर्स है या एम्प्टी फ्लावर पॉट्स है तो उसमें पानी भर जाता है. तो या कभी कभी AC है घर में, वो ड्रिप करती है तो उसके नीचे बकेट रखते हैं या ट्रे रखते हैं. तो उस सब के कारण मस्कीटोज़ के लिए दिस इज़ द आइडियल स्पॉट फॉर ब्रीडिंग. तो मस्कीटोज़ अपने एग्स उसमें ले करते हैं, and this is a very important crucial first step for mosquito breeding. Secondly, मानसून के सीज़न में बिकॉज वार्मथ होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो जो ऑर्गेनिजम्स मस्कीटो के अंदर हैं वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, ग्रो होते हैं, एंड दे बिकम इन्फेक्शियस वेरी फास्टर. दैट मीन्स they are capable of causing the infection when the mosquito bites a person. So because of these climate changes and also the mosquito का life is prolonged, तो क्योंकि मस्कीटो का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है इसलिए वो ज़्यादा लोगों को काट सकते हैं, सो ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस मानसून इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर मस्कीटोज टू थ्राइव, and therefore we mainly have these mosquito borne infections during the monsoon. मानसून में हॉस्पिटल बेड्स भी भर जाते हैं.
अक्सर हमें बेड शॉर्टेज का भी सामना करना पड़ता है। सो मॉनसून में बिकॉज नंबर वन बहुत सारे मॉनसून रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं, तो बहुत सारे लोग एक साथ बीमार पड़ते हैं, तो उसके कारण बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके कारण जो बेड्स का टर्नओवर है वो स्लो हो जाता है एंड फुल ऑक्यूपेंसी सिचुएशन इज़ रीच्ड वेरी सून। सेकेंडली, बहुत बार मानसून में द हॉस्पिटल स्टेज प्रोलॉन्ग। Because of average length of stay is high. या फॉर एग्जांपल अगर कोई डेंगू का पेशेंट है और उसे सिर्फ प्लेटलेट काउंट मॉनिटर करनी है, बिकॉज ये सब इन्फेक्शंस में प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, तो प्लेटलेट मॉनिटर करने के लिए वो पेशेंट का स्टे प्रोलॉन्ग हो जाता है। कभी कभी द पेशेंट ओनली रिक्वायर्स आईवी फ्लूइड्स, जिसकी वजह से उसके हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। कभी कभी इन इन्फेक्शंस में कोई कॉम्प्लिकेशन होती है एंड द पेशेंट रिक्वायर्स आईसीयू केयर। तो अगेन आईसीयू में एक बार पेशेंट पहुंच गया तो स्टे इज प्रोलॉन्ग। Sometimes they require ventilator. Then once a patient is hooked onto a ventilator, again the stay is prolonged. So because of all these reasons, there are in many situations patients जिनको actually admission की ज़रूरत है, लेकिन उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाता। अगर बेड मिल पाता है तो आईसीयू बेड नहीं मिल पाता, कभी कहीं आईसीयू बेड मिलता है लेकिन वेंटिलेटर नहीं मिल पाता। So this is because there are a lot of patients getting admitted simultaneously because of the increase in the frequency of these infections. Now, other than the bed shortage, which challenges would the hospitals face during monsoon? So besides bed shortage, बहुत बार जो रिसोर्सेज है उसका शॉर्ट सप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल इतने सारे पेशेंट्स हैं, सो कभी कभी आईवी फ्लूइड्स आर इन शॉर्ट सप्लाई, कभी कभी प्लेटलेट, बिकॉज मेनी टाइम्स अगर पेशेंट का प्लेटलेट काउंट 70,000 है, 60,000 है, वे दे एक्चुअली डोंट रिक्वायर अ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, उनके मन में वो डर रहता है कि मुझे प्लेटलेट चाहिए। सो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन उन्हें मिलता है। सो एक्चुअली जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं जिनके प्लेटलेट काउंट 5 या 10,000 है, उनके लिए देयर इज़ अ शॉर्ट सप्लाई ऑफ प्लेटलेट्स। कभी कभी देयर आर अदर एसेंशियल मेडिसिन्स जिनका शॉर्टेज होता है। कभी कभी जो स्टाफ है, डॉक्टर, नर्सेज, वो खुद बीमार पड़ जाते हैं तो वो ड्यूटी पर पहुंच नहीं पाते, तो उसके कारण जो बाकी का स्टाफ है उन पर वर्कलोड बढ़ जाता है, वो फटीग हो जाते हैं, उनकी जो शिफ्ट ड्यूटीज़ है वो लॉन्ग हो जाती है। कभी कभी बिकॉज ऑफ फ्लडिंग सिचुएशंस डॉक्टर, नर्सेज हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। कभी कभी एम्बुलेंसेस पेशेंट को लेने पहुंच नहीं पाते हैं बिकॉज द रोड्स आर फ्लडेड। कभी कभी पेशेंट्स को लेके हॉस्पिटल नहीं आ पाते हैं। सेकेंडली, बिकॉज इतने लोग बीमार पड़ते हैं, यू रिक्वायर टू इन्वेस्टिगेट देम, सो जो डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरीज है उन पर काफ़ी लोड पड़ता है। सो वो लोग रिपोर्ट्स टाइम पर रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। Many times during the monsoon season, there is a water shortage or there is a power outage which can affect the equipment. So all these things create a very challenging situation for healthcare professionals during the monsoon season. Absolutely. I think this is very well put up by you. Now, let's understand, has this trend, मतलब जो monsoon related जो diseases हैं, ये कुछ पिछले कुछ सालों में ये बढ़ा है कि it has been there always? So if you remember 2005 में जब ये 26 जुलाई को इतनी बारिश हुई थी that practically the entire Mumbai city had drowned. That time something had changed. तब हम ये बातें सुन रहे थे कि जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, उनकी वजह से सब ड्रेन या सुअर्स क्लॉग हो गए हैं, therefore there is flooding. बट उसके बाद वी हैव रियलाइज, और उस सीज़न में 2005 ड्यूरिंग जुलाई लेप्टोस्पायरोसिस के केसेस बहुत बढ़ गए थे। इससे पहले द ले पीपल डिड नॉट नो व्हाट इज़ लेप्टोस्पायरोसिस, लेकिन उसके बाद व्हाट वी हैव रियलाइज दैट नंबर वन, क्लाइमेट चेंज की दिस ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज हुआ है इन सालों में। सो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज द रेनफॉल पैटर्न हैज़ ऑल्सो चेंज्ड। तो पहले लगातार बारिश पड़ती थी, थोड़ी थोड़ी मॉडरेट रेन ऑन ऑल द डेज। अब ऐसा देखा गया है देर आर पीरियड्स ऑफ वेरी इंटेंस रेन, 4-5 दिन बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, स्कूल्स ऑफिसेज बंद हो जाते हैं, देन अगले 5 दिन एकदम ड्राई सन निकलता है। सो बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्चुएटिंग रेनफॉल एंड द फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर, मस्कीटोज के लिए दिस अ परफेक्ट सीजन, स्पेशली जो मस्कीटोज डेंगू कॉज करते हैं। अभी मलेरिया और डेंगू के मस्कीटोज अलग हैं, तो जो डेंगू के मस्कीटोज है उनके लिए ये जो सीज़न है, दैट मीन्स बारिश देन ड्राई स्पेल, वो एब्सोल्युटली परफेक्ट टाइम है प्रोलिफरेट करने के लिए। द सेकेंड रीज़न इज़ देर इज़ अ लॉट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, देयर इज़ अ वेरी रैपिड अर्बन ग्रोथ। सब जगह पे कंस्ट्रक्शन चालू है, और जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहाँ पे दी हैव दीज ओपन कैन्स एंड वेसल्स एंड
open tires and other equipment जहाँ पानी भर जाता है. That again is a very good spot for the mosquitoes. And secondly, the weather has changed because of global warming. So बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है. तो ह्यूमिडिटी पे लोगों को इतना स्वेटिंग नहीं होता है. सो स्वेटिंग नहीं होता है तो पानी नहीं पीते हैं, पानी नहीं पीते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है. सेकेंडली बारिश के सीज़न में सनलाइट नहीं होता है, सो विटामिन डी की थोड़ी डेफिशिएंसी होती है. सो पीपल आर मोर प्रोन टू दीज इन्फेक्शंस एंड ऑल दिस इज काइंड ऑफ सीजनल एंड ऑल्सो देर आर सर्टन गैप्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. सो ये सब फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन के कारण सिंस 2005 वी आर सीइंग दैट देर आर मोर इन्फेक्शंस. ऑल्सो द अवेयरनेस हैज इंक्रीज. Today, people are aware that there is something called as dengue, malaria. Today, PCR tests were not there in the beginning. आजकल हर पेशेंट को पता है कि डेंगू है तो लैब को, और लैब वाले घर पे आते हैं. 2005 के पहले ऐसा नहीं होता था. नाउ जस्ट कॉल अप एनी लैब एंड दे कम होम इमीजिएटली, आपका ब्लड कलेक्शन हो जाता है. सो द अवेयरनेस इज मोर. अनदर रीजन इज दैट आफ्टर 2005 द BMC हैज़ बिकम वेरी पर्टिकुलर. They are reporting cases, जो cases का data है, numbers है, they are there in the newspapers which were not there earlier. So the awareness is more, the notification is more, climate change. So because of all these factors, after 2005, the past couple of years, monsoon infections में काफ़ी focus है, इसलिए हमें लगता है कि ये बहुत बढ़ गया है. So is this more particularly seen in urban areas, or you see the same trends in the rural areas also? So urban area, I think you see more of these infections, especially dengue. And that is because of the rampant construction. And also the lack of drainage of water. Yeah, so it is not keeping pace with our previous existing sewage system. So I would say कि urban areas में, cities में ये problem शायद rural area से थोड़ा ज़्यादा है. And also वहाँ पे खुली हवा है जो यहाँ पे नहीं है. People are more indoors. तो all ये सब चीज़ों के कारण the urban dwellings, they probably Plus suffer people a eat little mostly more. homemade food there. Yeah. So वहाँ का वातावरण अलग है गांव का. उधर स्ट्रेस लेवल्स कम है. यहाँ मुंबई में सिटीज़ में भागा दौड़ी होती है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है. एब्सोल्युटली. सो दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, यू नो, कि जो यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड है, पानी पूरी खाते हैं, भेल पूरी खाते हैं. सो आई थिंक सिटीज़ में probably the problem is a little more. क्या ये सीरियस डिजीज है, लाइफ थ्रेटनिंग है, या I mean they can be easily treated? So in majority of the people, ये infections जो है, मलेरिया, लेप्टो, डेंगू, चिकनगुनिया, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट इनकी जो सिम्टम्स है वो काफ़ी कॉमन और ओवरलैपिंग है. सो ये सब इन्फेक्शंस में फीवर होगा, मलेरिया में थोड़ी शिवरिंग होगी, बॉडी एक, हेड एक, मलेज, एक रैश आती है बॉडी पे थ्रू आउट द बॉडी. दैट इज़ देयर इन ऑल दीज इन्फेक्शंस. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पैरासीटामॉल लेके या क्रोसिन लेके 4-5 दिनों में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं. लेकिन समटाइम्स दीज इन्फेक्शंस कैन टेक अ क्रिटिकल टर्न. सो कब कभार ऐसा होता है कि ये इन्फेक्शंस है वो इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं. दे कैन अफेक्ट द लिवर, किडनी, लंग्स एंड द ब्रेन. सो समटाइम्स डे 4 और डे 5 पे पेशेंट को सडनली ब्रेथलेसनेस होती है, या घर पे ऑक्सीमीटर लगाता है तो ही इज़ डीसैचुरेटेड. मुंह से खांसी में खून निकलने लगता है, या बहुत ब्रेथलेसनेस होने लग रहा है. कभी कभी दे रियलाइज़ कि उनको जॉन्डिस हो गई या पीलिया हो गई है. तो पेशेंट से कि नहीं मुझे मलेरिया नहीं हुई थी, मुझे पीलिया हुआ था. बट मलेरिया कैन कॉज जॉन्डिस विच इज़ कॉल्ड एज मलेरियल हेपेटाइटिस. कभी कभी यूरिन आउटपुट कम हो जाता है when there is kidney involvement, which occurs mainly in malaria and leptospirosis. कभी कभी रिलेटिव बोलता है ये पेशेंट रात तक तो एकदम अच्छा था, फीवर था लेकिन पैरासीटामोल से फीवर कम हुआ था, सडनली मॉर्निंग में उठ नहीं रहा है, ड्राउजी हो रहा है. सो दैट इज़ न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट. सो इंटरनल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट इज़ कॉमन. समटाइम्स प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है. सो दे मे कम विथ कंप्लेंट्स ऑफ ब्लीडिंग, जैसे ब्रश करते समय गम से खून निकल रहा है, या नाक से खून निकल रहा है, या स्टूल्स में फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है, या स्टूल्स का रंग ब्लैकिश हो रहा है, या सिवियर अब्डोमिनल पेन है, या सिवियर वॉमिटिंग है. सो दीज इन्फेक्शंस कैन डेफिनेटली बिकम वेरी क्रिटिकल. एंड जो वल्नरेबल ग्रुप है, हाई रिस्क ग्रुप है, यानी कि छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग, या जो लोग को सिवियर लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, जो डायलिसिस पे हैं, या कैंसर के पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी पे है, या ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, उनमें देर इज़ अ हायर चांस ऑफ these infections becoming more serious. And pregnant females. So pregnant female, though they are young, they are definitely in the vulnerable age group. So in them,
situation can become a little worse. What about chikungunya? How life-threatening it is? So चिकनगुनिया इतने साल तक हम समझते थे दैट चिकनगुनिया इज़ जस्ट अ फीवर विद जॉइंट पेन्स, वेयर चिकनगुनिया का जो जॉइंट पेन्स है देयर वाज काइंड ऑफ क्रिपलिंग. सो ओपीडी में अगर पेशेंट आता है तो दूर से ही आप देख सकते हैं कि पेशेंट थोड़ा सा लिम्प करके आ रहा है, सो दिस इज़ चिकनगुनिया. एंड कई पेशेंट्स में जो जॉइंट पेन था वो 2 हफ्ते के बजाय 3 महीने या 6 महीने चलता था, एंड सच अ पेशेंट वुड रिक्वायर अ रियोमेटोलॉजिस्ट. लेकिन आजकल देखा गया है दैट चिकनगुनिया ऑल्सो कैन बिकम क्रिटिकल एंड इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द हार्ट और द ब्रेन. सो आज हमें पता है दैट चिकनगुनिया इज़ ऑल्सो अ न्यूरोट्रोपिक वायरस. न्यूरोट्रोपिक मतलब it can also affect the brain. So chikungunya can affect the heart and cause myocarditis, it can cause very high heart rate, it can cause heart failure, it can cause brain involvement giving rise to encephalitis, and it can affect other organs of the body also. और इसकी वजह ये है कि ये जो वायरसेस और ऑर्गेनिजम्स है ये म्यूटेट होते रहते हैं, इनके डिफरेंट जीनोटाइप्स है, सीरोटाइप्स है, एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इन ऑर्गेनिजम्स पर भी प्रभाव पड़ा है. So they are actually turning more virulent. So therefore chikungunya also today has to be taken seriously, and if a patient feels that chikungunya में platelet count ज़्यादा कम हो गया है या joint pains नहीं जा रहे हैं या fever नहीं जा रहा है, then he should definitely be concerned. इतने सारे फीवर के प्रकार है, एक कॉमन इंसान ये कैसे जाने कि उसको कौन से टाइप का फीवर हुआ है? सो क्योंकि ये फीवर के सिम्टम्स है, लक्षण है, वो सब ओवरलैपिंग है. सो एटलीस्ट फर्स्ट 2-3 दिन में इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि ये कौन सा फीवर है. मलेरिया में बहुत बार जो से शिवरिंग होती है जिसको हम राइगर्स बोलते हैं, तो अगर राइगर्स है तो दिस इज़ वेरी लाइकली टू बी मलेरिया. ओके. डेंगू का फीवर है, उसमें सिवियर जॉइंट पेन्स होते हैं, देयरफॉर डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है. डेंगू में आंखें लाल हो जाती है, विच इज़ कॉल्ड एज कंजंक्टिवल सफ्यूजन, एंड देयर इज़ वेरी वेरी सिवियर हेडेक विच इज़ बिहाइंड द आईज, जिसको बोलते हैं रेट्रो ऑर्बिटल हेडेक. चिकनगुनिया में देयर इज़ फीवर विच इज़ वेरी शॉर्ट लास्टिंग एंड एपिसोडिक. तो पेशेंट बोलेगा मैं 2 बजे तक ठीक था, शार्प 2 बजे मुझे फीवर चालू हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग फीवर चला गया. लेकिन जो जॉइंट पेन्स है वो इतने सिवियर है कि मैं ठीक तरह चल नहीं पा रहा हूँ, एंड द जॉइंट पेन्स विल परसिस्ट, फीवर चला गया होता है. सो दिस इज़ मोर लाइक चिकनगुनिया. लेप्टोस्पायरोसिस में यूजुअली देयर इज़ जॉन्डिस, आंखें पीली हो जाती हैं, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, बिकॉज लेप्टोस्पायरोसिस में मेनली यू गेट किडनी इन्वॉल्वमेंट एंड लिवर इन्वॉल्वमेंट इन अ सिवियर केस. सो क्लिनिकल सिम्टम्स से we can diagnose to a certain extent that this is very likely to be malaria, this is very likely to be chikungunya, or this is likely to be dengue. But without the diagnostic test, it's very difficult to actually say that this is malaria for sure. Correct. And after how many number of days one should actually see a doctor? So जनरली घरों में लोग yeah, गोलियां लेते, सेल्फ मेडिकेशंस होता है, yeah. बट फिर भी अगर फीवर नहीं जाए तो कितने दिनों के बाद डॉक्टर को देखना ज़रूरी है? फर्स्ट 48 आवर्स ना इंसान घर में रह के पैरासीटामोल ले सकता है, दैट इज़ योर क्रोसिन. पैरासीटामोल दिन में 4 ग्राम्स आप इजीली सेफली ले सकते हैं अनलेस यू हैव अ मेजर लिवर प्रॉब्लम. हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन डेंगू. पानी खूब सारा पीना चाहिए. इन 2 दिनों में जब आपने टेस्ट नहीं किए होते हैं और आपको पता है कि फीवर है और मॉनसून में है, सो प्रेफरेबली ब्रूफेन या असिक्लोफेनैक विच आर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए फीवर रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि इन मेडिसिन से प्लेटलेट कम होता है और फर्स्ट 48 आवर्स में यू डोंट नो कि आपका प्लेटलेट काउंट कितना है. करेक्ट. And since it's monsoon and most of these infections cause a low platelet count, you have to be a little careful. Then after day 3, if you feel your fever is still very high, then maybe आप GP के पास आके बेसिक टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि CBC लिवर फंक्शन टेस्ट एंड स्मीयर फॉर मलेरियल पैरासाइट, या डेंगू के कुछ टेस्ट होते हैं NS1 एंटीजन PCR, वो आप करवा सकते हैं. लेकिन अगर डे 4 या डे 5 पे फीवर नहीं जाए और रेड फ्लैग्स हो या वार्निंग साइंस हो, जैसे कि सिवियर वॉमिटिंग है और यू कैनॉट रिटेन एनी फ्लूइड्स, या सिवियर अब्डोमिनल पेन है, या जॉन्डिस है, या आंखें पीली हो जाती है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, या ब्रेथलेसनेस होने लगती है, या इफ़ यू चेक विथ एन ऑक्सीमीटर
desaturation होता है, your saturation which is supposed to be 96, 97 has crashed to say 88. So these or you become altered, यानी कि drowsiness हो जाती है, चल नहीं पाते हैं, severe weakness है. At this time you should think of consulting your doctor. Also there are certain high risk groups which I mentioned earlier, the vulnerable age group, such as बहुत छोटे बच्चे, elderly patients, pregnant ladies, then people who are on long-term steroids because of either a respiratory condition or because of a skin condition, या जिनका transplant हुआ है, या kidney patients who are on dialysis, या chronic liver disease के patients. तो ऐसे patients को probably day 2 या 3 पे रुकना चाहिए because these infections can affect the kidney. Correct. So जो kidney patient है उनका creatinine already on the higher side है, वो acutely बढ़ सकता है. दूसरा, if they are dehydrated, तो डिहाइड्रेशन के वजह से भी किडनी पर प्रभाव हो सकता है एंड द क्रिएटिनिन कैन इंक्रीज. सो द हाई रिस्क ग्रुप और द वल्नरेबल ग्रुप शुड बी स्पेशली कॉशियस. दे शुड प्रोबेबली जस्ट वेट फॉर 2 days और समथिंग एंड देन थिंक ऑफ कंसल्टिंग देयर डॉक्टर. एक समय पर मल्टीपल इन्फेक्शंस या को इन्फेक्शंस हो सकते हैं. So this is absolutely possible because monsoon में when there is a perfect situation for mosquitoes to thrive, for rats to thrive because of the flooding, because of a lot of viruses also, because of foodborne illnesses. So it is quite possible that at one time एक ही इंसान को मलेरिया प्लस डेंगू हो या डेंगू प्लस चिकनगुनिया. एंड दिस इज ऑल द मोर बिकॉज डेंगू और चिकनगुनिया का जो वेक्टर है, द मस्कीटो विच कॉजेज देम इज अ कॉमन वेक्टर. ओके. सो इट इज़ वेरी लाइकली. या कोई इंसान को मलेरिया हो और उसके साथ में टाइफॉइड फीवर भी हो सकता है, या viral flu, respiratory illness plus malaria. So it is extremely likely. And this question is actually very important because sometimes अगर उस इंसान को सिर्फ मलेरिया हुआ होता था, maybe it would have been a mild malaria. But because he's got malaria plus enteric fever, it is more serious, becomes more critical, and therefore he lands in a hospital. Whereas अगर इसको सिर्फ मलेरिया हुआ होता था, he would have probably got himself treated with a GP at home. Another thing is many times because dengue and chikungunya उनका वेक्टर है, मस्कीटो है, वो सेम है. तो अगर ये इलनेस साथ में हो तो चिकनगुनिया में नॉर्मली प्लेटलेट काउंट बहुत नहीं गिरता है. इट वुड बी अराउंड 1 lakh और समथिंग. डेंगू में प्लेटलेट काउंट कैन फॉल टू 30,000, 25,000. सो अगर पेशेंट को को इन्फेक्शन है चिकनगुनिया प्लस डेंगू, तो चिकनगुनिया का पेशेंट है जिसे टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, चिकनगुनिया PCR पॉजिटिव, द प्लेटलेट काउंट विल बी 30,000, विच इज़ नॉट लाइक चिकनगुनिया. And then you think, okay, so is it a co-infection? So co-infections are very common, and co-infections can give rise to a more serious condition which may require admission. बहुत टाइम क्या होता है कि अपना टेस्ट रिजल्ट्स नेगेटिव आता है लेकिन फिर भी इन्फेक्शन बॉडी में होता है. आई मीन, इज दैट ट्रू और दिस इज वेरी अनकॉमन? So that is very likely. You know, many times patients say that, अरे आप मुझे मलेरिया के लिए क्यों ट्रीट कर रहे हो, मेरा मलेरिया का टेस्ट तो नेगेटिव है. या why are you saying that मुझे डेंगू हुआ है, मेरा डेंगू का टेस्ट तो नेगेटिव आया है. इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण ये है दैट मेनी टाइम्स जब फॉर एग्जांपल मलेरिया होता है तो लोग GP के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मलेरिया की मेडिसिन लेते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोरोक्विन लेने के बाद उन्हें एसिडिटी होती है, वॉमिटिंग होती है, तो वो क्लोरोक्विन का डोज आधा अधूरा छोड़ देते हैं. एंड देन ज़्यादा बीमार होते हैं, देन दे गो फॉर द टेस्टिंग. सो बिकॉज यू हैव ट्रीटेड योर मलेरिया इन अ half-hearted manner, your test is going to come negative, which is called as a false negative test. Now dengue and chikungunya are viruses, तो उनमें जो टेस्ट होते हैं they are very time sensitive. Time sensitive means in the first week your PCR based tests are going to come positive, antibody tests are going to come negative. In the second week antibodies are going to develop, so your antibody based tests are going to come positive only in the second week. So if you get your PCR based test done after day 7, it's going to come negative. If you get your antibody based done on day 3, it's going to come negative. So these are again false negative. So you will be under the impression that I don't have anything. Also enteric fever होता है, जो typhoid fever होता है, उसमें if you have taken antibiotics and then you do your blood culture, it is going to come negative, because your antibiotics have partially worked on the organisms. So therefore false negative situation is extremely common, where the doctors and the patients usually are baffled कि इतने सारे टेस्ट आपने करवा दिए, सब नेगेटिव आए, फिर आप मुझे एंटी मलेरियल क्यों देते हो. So besides these definitive tests,
यानी कि मलेरिया के लिए पेरिफेरल स्मीयर फॉर मलेरियल पैरासाइट या डेंगू का पीसीआर, जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं यानी कंप्लीट ब्लड काउंट या लिवर फंक्शन टेस्ट, दे गिव अस सर्टेन क्लूज. फॉर एग्जाम्पल डेंगू में WBC जो है वो एकदम कम हो जाएगा, like 1800, 2000, the normal being 4 to 11,000. In leptospirosis the WBC will be very high. The platelet count in malaria can be very low, 30,000, dengue 30,000, chikungunya can be 1 lakh. So CBC and liver function test, they give us some clue. In the CBC in dengue there will be high lymphocytes, chikungunya there will be low lymphocytes. So the CBC and the LFT give us some clues. So we can tell the patient that आपको mostly dengue हुआ है, जिसके लिए treatment नहीं है. Dengue is a viral illness, so you just have to take lots of fluids. So false negative test, that means in spite of having the infection, conclusively your tests are all negative, is a very likely situation and a very common situation. So basically it all boils down to the accurate diagnosis. एंड इतने सारे फीवर्स है, इतने सारे, और उनके सबके अलग अलग ट्रीटमेंट मेथड्स है. सो इन हॉस्पिटल्स हाउ डू यू हैव दिस रिलायबल डायग्नोस्टिक मेथड्स? सो लकीली बहुत सारे इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट नहीं होते हैं. सो इफ़ यू से वायरल फ्लू और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस विच आर वायरल, वायरसेस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स डोंट वर्क. फॉर डेंगू देयर इज़ नो एंटीवायरल एट ऑल. डेंगू का ट्रीटमेंट है जस्ट ऑब्जर्वेशन, monitor the platelet count, monitor the liver function test, give lots and lots of fluids, because dengue में there is hemo concentration because of which hemoglobin बढ़ जाता है. So अगर normally आपका hemoglobin suppose जो 15-16 रहता है and you know my hemoglobin is 15-16, suddenly you will say अरे why is my hemoglobin 18? That is because of hemo concentration. So dengue में you require only fluids. If you have vomiting then IV fluids, otherwise you just take fluids orally. जो treatment होती है वो मलेरिया में होती है. So if you feel that the test has come negative, but the patient has intermittent fever, so malaria में between the episodes of the fever patient looks एकदम all right, eating well. खाली between the episodes उसको बहुत shivering होती है, वो 4 कंबल ओढ़ता है, पैरासीटामोल खाता है, ठीक हो जाता है. So then we think it's malaria. Platelet count कम हो जाता है, WBC is normal. If you do liver function test, उसके liver enzymes hundreds में होते हैं. So then on a strong index of suspicion, many times we need to give anti-malarial. दूसरा situation है enteric fever, typhoid. तो typhoid, the first 4 to 5 days of fever, nobody can diagnose it. So generally patients को invariably कहीं ना कहीं anti-malarial मिलते हैं या डेंगू के टेस्ट हो जाते हैं. जब day 6 या day 7 के बाद भी fever नहीं जाता है and the patient comes to the hospital, enteric fever का patient या typhoid fever का patient looks very toxic. He'll have a coated tongue. So there we feel that we probably need to give him IV antibiotics, and this is likely to be enteric fever. So based on the temporal profile, the time of presentation, the medicines which the patient has taken, the complete blood count and the liver function test, you can make an educated guess as to what the infection could be, even though all the definitive tests are negative. Negative, yeah. I think it's also your experience, judgment also Absolutely. matters a lot. Monsoon और seasonal changes में अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को cold हो रहा है या common flu हो रहा है. Why this happens? So in India, monsoon is also called as the flu season. This again in contrast to the western country. But हम general दूसरा season भी जब change हो जाता है, जैसे हम गर्मी से ठंडी या ठंडी से गर्मी में आ या- गए, तो भी हम ये थोड़ा सा बदल देखते हैं. या सो उसका कारण ये है कि इन मानसून सीजन टेम्परेचर्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं. मतलब गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन रेन की वजह से थोड़ी ठंडक है. सो इस टेम्परेचर चेंज की वजह से जो वायरसेस है वो प्रोलिफरेट होते हैं, म्यूटेट होते हैं, लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं. तो वायरसेस जो म्यूटेट होते हैं उसको छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन मीन्स चेंज, जिसको हम एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं. एंड आफ्टर मे बी 10 years ये चेंज इतना हो जाता है कि एक टोटली नया वायरस पैदा हो जाता है, लाइक योर COVID-19. So normally in monsoons, because of the temperature का fluctuation, because of the humidity, and secondly because बहुत सारे लोग घर में cramped रहते हैं, because offices have declared a holiday, schools बंद रहते हैं, so it is transmitted also more. And this is very important because
इन वेस्टर्न कंट्रीज विंटर सीजन को फ्लू का सीजन कहा जाता है, एंड दिस हैज़ implication on the vaccination. So in India, we should be aware that monsoon season is also the flu season, where in addition to malaria, leptospirosis, dengue, chikungunya, we also see cases of flu, that is your common cold, and lots of other viruses periodically. Do we see influenza and swine flu also in the monsoon seasons? And if they are, how do you see the difference, between the other fevers and them? सो जो फ्लू है उसको हम पहले कॉमन कोल्ड बोला करते थे, बिकॉज वी नेवर यूज टू थ्रू थ्रोट स्वॉब. थ्रोट स्वॉब कब चालू हुआ? कोविड-19 में चालू हुआ. सो उससे पहले इट वॉज कॉमन कोल्ड विच यूज टू रिकवर इन 7 days इवन विदाउट मेडिसिन. एंड नाउ वी नो दैट ओके वी हैव दीज अदर वायरसेज ऑल्सो. सो फ्लू इज शॉर्ट फॉर्म फॉर इन्फ्लुएंजा. सो मोस्ट ऑफ दीज जो कॉमन कोल्ड होता है दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा वायरसेज आर इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी. इन्फ्लुएंजा सी इज़ नॉट एज कॉमन. सो जब भी ये वायरसेस चेंज होते हैं, म्यूटेट होते हैं, उनका जो एंटीजेनिक फॉर्मुलेशन चेंज होता है, सो चेंज होके इन 2009 वी गॉट अ completely new virus which was called as H1N1 or swine flu. Now it was called swine flu because humans का interaction animals के साथ भी होता है. So when humans interact with animals, जो animals का flu virus होता है वो अलग होता है. So interaction के कारण the animal का flu virus and humans का flu virus they kind of intermingle. So swine flu या H1N1 in 2009 was a product of the mixture of the antigens of the virus of pigs or swines and humans. So 2009 में when H1N1 came, that time a large proportion of the population was not immune to this new virus. So बहुत लोगों को infection हुआ, with the brunt being borne by the elderly and pregnant ladies. उसके बाद H1N1 का जो aggression है, जो virulence है, वो कम हो गया. So today H1N1 is not influenza, but it produces symptoms like influenza. Then H1N1 के अलावा there is H3N2. And because आजकल लोग throat swab करते हैं, इसलिए पता चलता है ये H3N2 है या H1N1 है. अगर हम throat swab नहीं करते थे तो we would have called everything as flu या common cold. So H1N1 and H3N2 are, the symptoms are similar to the influenza, and monsoon में ये भी बढ़ जाते हैं, ये cases भी spike हो जाते हैं. Yes. Now, बहुत से लोगों को फीवर नहीं होता फिर भी अनवेल फील करते हैं, ऐसा क्यों? So fever is only one manifestation of infection. So जब बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, there is an infection, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको फाइट करता है, और उसको फाइट करने के लिए इट माउंट्स अ फिब्राइल रिस्पॉन्स. सो मेनी टाइम्स जब इन्फेक्शन अर्ली स्टेज पे होता है या माइल्ड होता है या जस्ट लोकल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि थ्रोट में या नोज़ में, तो द बॉडी का इम्यून सिस्टम फील्स दिस इन्फेक्शन इज़ नॉट सीरियस इनफ टू माउंट अ फिब्राइल रिस्पॉन्स. सो दैट पर्सन विल हैव थ्रोट एक or cough, but he will not have fever. He may have fever later if the infection becomes a little more severe. लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है जो एल्डरली पेशेंट्स है तो उनका एज के हिसाब से जो इम्यून सिस्टम का फंक्शन है वो डिक्लाइन होता है. सो इवन दो दे हैव सीवियर इन्फेक्शन दे विल नॉट माउंट अ फिब्राइल रिस्पॉन्स, मतलब उनको फीवर नहीं होगा. ऑल्सो जो इम्यूनो सप्रेस पेशेंट्स हैं, जैसे कि HIV के पेशेंट्स या जो पेशेंट्स बहुत अरसे से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या कीमोथेरेपी पे हैं, उनकी इम्यूनिटी भी सप्रेस रहती है. सो उनको भी सीवियर इन्फेक्शन होने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है दैट फीवर बिल्कुल नहीं होता है. सो ऐसे लोगों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, बिकॉज वो लोग इन्फेक्शन को फीवर से इक्वेट करते हैं. सो इफ अ पेशेंट इज़ फीलिंग अनवेल और वो इम्यूनो सप्रेस्ड है खास करके, ही स्टिल हैज़ इन्फेक्शन एंड ही स्टिल नीड्स टू बी कॉशियस. So fever is just one of the manifestations of infection. So mild infection में fever नहीं होगा. So Dr. Mala, we looked at the causes, symptoms and treatment options. Let's talk about some preventive tips. तो सबसे पहले मॉस्किटो ब्रीडिंग घर में ना हो सके इसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी है? So मॉस्किटोज को ब्रीड करने के लिए क्लीन स्टैगनेंट वाटर चाहिए. स्टैगनेंट मीन्स ठहरा हुआ पानी. सो कॉमनली घरों में जब भी पॉट्स होते हैं तो पॉट्स के नीचे प्लेट्स होते हैं, वो एक जगह है जहाँ पानी अक्यूमुलेट होता है. सेकेंडली बहुत लोगों के AC ड्रिप्स करते हैं, तो AC जब भी का पानी में ड्रिप होता है तो बकेट्स रखते हैं या कोई ट्रे रखते हैं, वहाँ पानी अक्यूमुलेट होता है. सेकेंडली बहुत बार बारिश के समय वाटर शॉर्टेज होती है,
सो लोग घरों में ड्रम्स में या बड़े बकेट्स में या कैंस में पानी स्टोर करते हैं. सो दीज आर द आइडियल ब्रीडिंग स्पॉट्स फॉर मस्कीटोज़. सो जो पॉट्स का जो प्लांट्स के नीचे प्लेट है, वो जो पानी है वो रेगुलरली डिस्कार्ड करना चाहिए. जो एसी का जो ट्रे है या एसी के पानी ड्रिप करने को रोकने के लिए बकेट रखा है, उसको रेगुलरली डिस्कार्ड करना चाहिए. अगर घर में हमने पानी स्टोर किया है, सो वो स्टोर्ड पानी एवरी 4 to 5 days कम्प्लीटली एम्प्टी करके, वो ड्रम या कैन को स्क्रब करके फिर उसको रिफ़िल करना चाहिए और उसे कवर करना चाहिए विद आइदर अ लिड और अ मैश सो दैट मस्कीटो ब्रीडिंग इज़ अवॉइडेड. अगर आपके पास बड़ा घर है, गैरेज है, वहाँ पे एम्प्टी टायर्स है या एम्प्टी फ्लावर पॉट्स है जहाँ पानी अक्यूमुलेट होता है बारिश का, उसे भी रेगुलरली एम्प्टी करना चाहिए. सो क्लीन स्टैगनेंट वाटर अगर घर में नहीं रहा तो देन मस्कीटो ब्रीडिंग स्पॉट्स विल ऑटोमेटिकली बी डिस्ट्रॉयड. और क्या प्रिकॉशन ज़रूरी है अलावा मॉस्किटो ब्रीडिंग प्रिवेंट करने से? बिसाइड्स इंश्योरिंग कि आप मस्कीटो ब्रीडिंग स्पॉट्स को टोटली हटा दें, मस्कीटो ब्राइट से खुद को प्रिवेंट करना चाहिए. बिकॉज इन द मानसून द टॉप इन्फेक्शंस विच कॉज problems are these mosquito related infections. So you should wear full sleeved clothes, wear long pants so that आप मस्कीटोज़ आपको नहीं बाइट करें. सेकेंडली मस्कीटो रिपेलेंट्स है जैसे कि क्रीम्स हो या कॉइल्स हो या डिस्पेंसर्स हो, वो यूज़ करने चाहिए. नाउ कोई कोई जगह पे बहुत ज़्यादा मस्कीटोज़ होते हैं तो वहाँ पे मस्कीटो नेट शुड बी यूज इन द नाइट टाइम. बिकॉज मलेरिया के मस्कीटोज़ रात को बाइट करते हैं बिटवीन 10 PM and 4 AM, and as in contrast to dengue and chikungunya का mosquitoes which bite in the daytime. So mosquito nets are very important. कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा mosquitoes है, वहाँ पे the windows should be screened with a mesh so that mosquitoes cannot gain entry. Then on a personal level, maintain very good hygiene, keep yourself very well hydrated, have a good nutritious diet, take your vitamins and whatever regularly. अगर आपको viral flu है या सर्दी खांसी है तो wear a mask preferably when you're going out, especially in public places, in crowded places, not only to protect yourself but to protect others if you're unwell. Try not to come in contact with somebody जिसको बीमारी है या जिसको severe infection है, तो उससे कोशिश करके दूर रहिए. Hand hygiene again is extremely important. This is something which you should really take care of. बारिश के मौसम में wading in water is something which we can't avoid. So कोशिश करके बारिश के सीज़न में wear such footwear which protects you, because अगर आपके पैर में थोड़ा भी चीर होगा, abrasion होगा, and there is wading in water, so जो leptospiros हैं flood water में वो enter करेंगे and you may get leptospirosis. And of course vaccinations are also very important. So monsoon infections में only influenza, typhoid fever and hepatitis A, इनके अगेंस्ट वी हैव अ वैक्सीन. नाउ टाइफॉइड और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन इज जनरली गिवन टू सर्टेन एज ग्रुप्स और टू चिल्ड्रन और टू सर्टेन ग्रुप्स, सो यू कैन कंसल्ट योर फिजिशियन फॉर दैट. एज फार एज इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन इज कंसर्न, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वल्नरेबल एज ग्रुप, ये वैक्सीन सबके लिए नहीं है, लेकिन जो वल्नरेबल ग्रुप है जैसे कि बच्चे या बड़े बुजुर्ग या लाइक आई मेंशन सिवियर लिवर डिजीज़, सिवियर किडनी डिजीज़, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स और कीमोथेरेपी, these patients must take the influenza vaccine. And one very important point is that influenza vaccine is an annual vaccine. Like I said, the viruses keep changing. So because the virus keeps changing, influenza का जो vaccine रहता है, it changes every single year. And the monsoon season for India is the flu season. Now remember that जब आप vaccine लोगे तब तुरंत protection आपको नहीं मिल जाएगा. Because जब vaccine लेते हो, so antibodies बनने में 2 या 3 हफ्ते लगेंगे. So therefore you have to plan it in such a way कि आप monsoon season शुरू होने के 2 या 3 हफ्ते पहले अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करें. बहुत बार लोग बोलते हैं कि ये फ्लू वैक्सीन तो मैंने लास्ट ईयर लिया था, बट द फ्लू वैक्सीन चेंजेस एवरी ईयर. So it's an annual vaccine if you're supposed to be taking it. Because of the mutation of the virus. Yes. And there is a new vaccine which is released every year. So whenever you buy the vaccine, you should always ask whether it's the latest vaccine and ensure that you're taking the latest vaccine. Number one, take it annually, and you should take it at least 2 to 3 weeks prior to the monsoon season so that you're adequately protected. But remember that vaccination is not 100% protective. Yeah. It gives you just 60 to 70% protection.
So your hand hygiene and your mask and all your other measures are definitely Will support. important. Yes, even if you are getting vaccinated. So, which category of population would you recommend this specifically? So vaccination is recommended for very young children, less than 2 years, elderly who are more than 65, patients who are in any age group but who have a very severe liver disease, a kidney disease where they are on regular dialysis, transplant patients, either liver transplant, kidney transplant, or bone marrow transplant, people who have chronic obstructive pulmonary disease, people who have long standing bronchial asthma, people who have cystic fibrosis, या जो लोग की spleen निकाले गए हों, splenectomized patients, and pregnant ladies. Okay. Those are also special populations. So इन लोगों को definitely वैक्सीन लेना चाहिए. और कोई इंडिविजुअल है जिसे लगता है कि he needs protection, because इन लोगों में देखा गया है that इनको अगर फ्लू होता है, so very easily it becomes a lower respiratory tract infection. लोगों में normally जब flu होता है it's a upper respiratory infection. लेकिन ये vulnerable age group में it can become a pneumonia, a viral pneumonia, and the outcome is bad. So therefore this high risk group should definitely consider taking vaccine. Which food should we specifically avoid in monsoon? So actually there's nothing which you should avoid in the monsoon. You can eat whatever suits you. And लोग बोलते हैं दही नहीं खानी चाहिए, but I think दही is a very important part of the diet. It contains probiotics. कोई लोग हैं जिनको दही खाने से सर्दी होती है. So there on a personal level you can avoid whatever you want. But important ये है कि you have lots and lots of water and you eat good, nutritious, balanced diet. जहाँ पे हाइजीन अच्छी तरह से मेंटेन हुआ हो, या वो सो देखना बाहर जरूरी है। सो जो बाहर का खाना है स्ट्रीट साइड फूड यानी कि पानी पूरी भेल पूरी वो हो सके तो अवॉइड इन द बारिश का सीज़न. एंड ऑल्सो आजकल सब लोग फिल्टर्ड वाटर पीते हैं या आरओ का पानी पीते हैं, लेकिन बारिश के समय में 3 या 4 महीने आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट बॉयल दैट वाटर. You know, there's no harm in being overcautious. So in the barish ka time, because sometimes even the drinking water may get contaminated. So to be on the safe side in those 3-4 months ना अगर boil पानी पिएंगे तो I That think will be that adds to the safety. बहुत सारे मिथ्स होते हैं जैसे कोल्ड फूड कैन कॉज सिकनेस. हाउ ट्रू इट इज एंड व्हाट आर द अदर मिथ्स? So बहुत सारे myths होते हैं. एक तो है कि एंटीबायोटिक सब मर्ज की दवा है. So they are unwell, GP के पास गए या केमिस्ट के पास गए, ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स लिया. नाउ रिमेंबर दैट मानसून के जो इन्फेक्शंस है मोस्ट ऑफ देम वो वायरल होते हैं. फॉर एग्जांपल डेंगू, चिकनगुनिया या फ्लूज. तो वायरसेस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं. इनफैक्ट इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. सबसे कॉमन एंटीबायोटिक है कोअमॉक्सीक्लैव. तो कोअमॉक्सीक्लैव खाने से डायरिया होता है. सो यू मे गेट डायरिया बिकॉज ऑफ दैट. ऑल्सो अगर आप अनइंडिकेटेड एंटीबायोटिक्स खाते हो तो उससे लॉन्ग टर्म में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है. एंड टुडे वी आर इन अ वेरी बैड सिचुएशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. सो एवरी इंडिविजुअल कैन कॉन्ट्रीब्यूट. सो दैट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन मिथ. द अदर कॉमन मिथ इज़ पपैया जूस खाने से या पपैया लीफ एक्सट्रैक्ट खाने से मेरा जो प्लेटलेट काउंट है डेंगू का वो इम्प्रूव हो जाएगा. दैट इज़ ऑल नॉनसेंस. ऐसा कुछ नहीं होता है. प्लेटलेट काउंट जो है जो डेंगू में होता है वो खुद ब खुद सेकेंड या थर्ड वीक में 99% ऑफ द पेशेंट्स में खुद ब खुद ठीक हो जाता है. सो मैनी टाइम्स पेशेंट्स को लगता है कि 60,000 है, हम जाते हैं प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करके आते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड एज द प्लेटलेट पैनिक सिंड्रोम. सो दिस कॉजेज अ आर्टिफिशियल प्लेटलेट डेफिशिएंसी. सो प्लेटलेट से आपका कुछ ठीक नहीं होने वाला है. प्लेटलेट की कम होने की वजह से ब्लीडिंग तब होती है जब प्लेटलेट काउंट 10,000 के नीचे हो. डेंगू में ऑफकोर्स ब्लीडिंग के और भी कारण रहते हैं. सो इवन इफ आपका प्लेटलेट काउंट 30,000 है या 40,000 है और आपको एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड इफ द डॉक्टर सेज यू शुड टेक प्लेटलेट. द थर्ड इज़ कि मुझे फीवर नहीं है, आई एम जस्ट फीलिंग अनवेल, सो आई डोंट हैव सीरियस इन्फेक्शन. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. अनदर मिथ इज़ कि मुझे एक बार डेंगू हो चुका है तो मुझे दोबारा नहीं होगा. लास्ट ईयर ये तो हुआ था. सो डेंगू के 4 सीरोटाइप है एंड एक सीरोटाइप सिर्फ उसी सीरोटाइप के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है. सो आपको डेंगू 4 बार हो सकता है. आजकल डेंगू के जो सीरोटाइप्स है वो भी चेंज होते रहते हैं. एंड सेकेंडली इम्पॉर्टेंटली बच्चों में खास करके देखा गया है जो डेंगू का सेकेंड एपिसोड होता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन इज मच मोर सिवियर कंपेयर टू द प्राइमरी इन्फेक्शन. सो दिस इज़ अ मिथ कि मुझे डेंगू दोबारा नहीं हो सकता है. मलेरिया भी लोगों को बार बार भी हो सकता है. सो दीज आर सर्टन मिथ्स. अनदर मिथ इज़ दैट मेरे यहाँ पानी भरा हुआ है घर में लेकिन साफ़ पानी है. तो मस्कीटोज़ को ब्रीड करने के लिए साफ़ पानी ही चाहिए. क्लीन स्टैगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी इज़ द की वर्ड.
whether it's clean or dirty. So mosquitoes require clean, stagnant water. So these are certain myths which are there, which I think everybody should know about. आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, इन्फेक्शंस एंड एज यू सेड मल्टी इन्फेक्शन, को इन्फेक्शंस एट्सेट्रा, बट कोई ऐसा केस कॉम्प्लिकेटेड या यूनिक केस जिसको आप कभी भूल नहीं सकते? So, like I mentioned earlier कि पहले हम सोचते थे that चिकनगुनिया इज जस्ट अ माइल्ड इन्फेक्शन, उसमें खाली कुछ लोगों को प्रोलॉन्ग जॉइंट पेन्स होती है, लेकिन खास करके ये सीज़न में हमने देखा है दैट पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिनको चिकनगुनिया के बाद न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हुआ है. दैट मीन्स आई हैड अ पेशेंट हु वाज जस्ट 60-year-old, नो हाइपरटेंशन, नो डायबिटीज़ और कुछ भी तकलीफ़ नहीं, सिर्फ चिकनगुनिया, और उसको जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ और न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हुआ, एंड द आउटकम वाज नॉट वेरी गुड. सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन फॉर मी एंड एक्चुअली फॉर एवरीवन दैट चिकनगुनिया को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए. चिकनगुनिया डजंट ऑलवेज मीन्स ओनली जॉइंट पेन्स. It can become critical. So neurological involvement is common in chikungunya, I think, because the viruses keep mutating. Okay, Dr. Mala, so let's now move to the rapid fire questions. Garam chai या garam coffee? Garam chai with pudina. Your favorite destination in the monsoon? I would rather not travel because the monsoon is so bad, but if I have to, I think Lonavala. Is eating roadside pani puri in monsoon an extreme sport? Absolutely. I think it is fear factor and the street season. Do mosquitoes get wet in rain as well? This is very funny. I don't think they get wet. In fact, while we are dodging potholes, I think mosquitoes consider raindrops as minor traffic. Dr. Mala, if you are not a doctor, what would you be? I think I would be a psychoanalyst because I love observing people's behavior. And I think everybody has some sort of eccentricities. So, yeah, psychoanalyst for sure. Or if not this, then something to do with aesthetics. Like maybe something in costume jewelry or in interior designing. बारिश में बहुत सारे हिंदी इंग्लिश सॉन्ग्स है. Any one of your favorite? बारिश का गाना ऑफ कोर्स है. बारिश का गाना इज़ वो आई थिंक मंजिल मूवी का देयर इज़ अ सॉन्ग रिम झिम गिरे सावन. आई थिंक दैट्स माय ऑल टाइम फेवरेट. Yes, and वो जनरली ऐसे रेडियोस पे बजते हैं जब बारिश अभी शुरू होने वाली है. आई एम श्योर यू विल हियर दिस सॉन्ग. डॉक्टर माला, आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो मॉनसून जब आता है सो हमें हीट से काफ़ी हद तक रिलीफ मिलती है, लेकिन साथ ही इस रिलीफ के साथ मॉनसून बहुत सारी बीमारियां लाता है. सो आई थिंक एवरीबडी शुड मेंटेन देयर पर्सनल हाइजीन, नॉट इग्नोर सिम्टम्स, try to contact their physician when the fever is not coming down, and don't ignore symptoms like diarrhea or persistent cough or high grade fever, and stay safe and take care of your family this monsoon. Thank you, Dr. Mala, for joining today on our show. And I think आपने सारे जो monsoon related challenges हो सकते हैं as far as health is concerned, आपने उनको सबको address कर दिया. Thank you very much for your time. Thank you. My pleasure. Just Health, for the people, by the experts, an initiative by Jaslok Hospital. Click the bell icon and subscribe to our YouTube channel to stay healthy, and stay tuned to Just Health, for the people, by the experts, by Jaslok Hospital.